विविधता में एकता, संवैधानिक समानता का सर्वोच्च सत्य, अनुच्छेद 30 के माध्यम से अल्पसंख्यकों के शैक्षिक स्वायत्तता का अटल अधिकार। के इस गहन और व्यापक शीर्षक के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 न केवल एक साधारण कानूनी प्रावधान है, बल्कि यह भारत जैसे विविधतापूर्ण, बहुलवादी और लोकतांत्रिक राष्ट्र में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अस्तित्व और उसकी संस्कृति के संरक्षण और शैक्षिक उत्थान के लिए एक अत्यंत मजबूत, अभेद्य संवैधानिक ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसकी नींव संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्य दूरदर्शी नेताओं द्वारा इस गहरी समझ और दूरदर्शिता के साथ रखी गई कि एक बहुलवादी समाज दीर्घकालीन शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता तभी बनी रह सकती है जब अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी शैक्षिक संस्था स्थापित करने, उन्हें अपनी मर्जी से प्रशासित करने का पूर्ण और सुरक्षित अधिकार दिया जाए, क्योंकि शिक्षा ही किसी भी समुदाय की सांस्कृतिक, बौद्धिक और धार्मिक पहचान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में सबसे सतत और प्रभावशाली माध्यम है। अनुच्छेद 30 के खंड 1 में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, उन्हें अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने, उसका प्रबंधन करने का अधिकार, जो अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत किसी भी नागरिक को प्राप्त व्यवसाय करने के अधिकार से कहीं अधिक व्यापक और सुरक्षात्मक विशिष्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 30 का मूल और दार्शनिक उद्देश्य बहुसंख्यकवाद के दबाव और प्रभुत्व के अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही संविधान 44वें संशोधन अधिनियम 1968 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 30 का खंड 1A यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो वह मुआवजा इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि उस संस्था के अधिकारों में कोई प्रतिबंध या निरसन न हो, जिससे अल्पसंख्यक संस्थाओं की आर्थिक निर्भरता और संपत्ति अधिकारों को कुठाराघात न हो सके, उनका अस्तित्व बना रहे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 30 का खंड 2 राज्य को यह स्पष्ट निर्देश है, शैक्षिक संस्थाओं की सहायता अनुदान प्रदान करते समय किसी भी संस्था के साथ केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उसका प्रबंधन किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथों में है। उसका अनुच्छेद 14 और 15 के साथ मिलकर एक समग्र, निष्पक्ष समानता का वातावरण तैयार करता है। जब हम बहुसंख्यक अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच में सूक्ष्म और महत्वपूर्ण संतुलन की बात करते हैं तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अनुच्छेद 29 जो भारतीय नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार देता है, बहुसंख्यक समुदायों पर भी समान रूप से लागू होता है। लेकिन अनुच्छेद 30 विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है, ताकि वे बहुसंख्यक प्रभुत्व वाले शैक्षिक वातावरण में अपनी विशिष्ट पहचान को खो न दे। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 से 350 के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों की मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए शिकायतों के निवारण के लिए विशेष राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जो यह दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय किसी भी प्रकार की शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाना नहीं था, बल्कि एक सहअस्तित्व, परस्पर सहयोग का मॉडल तैयार करना था। हालांकि अनुच्छेद 30 के तहत प्राप्त अधिकार किसी भी प्रकार से निरपेक्ष, असीमित, सर्वोपरि नहीं है और इस पद पर उचित युक्तिसंगत कल्याणकारी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसा कि भारतीय न्यायपालिका ने विभिन्न ऐतिहासिक समसामयिक निर्णयों में निर्णय लिया है, स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज 1974 के प्रारंभिक निर्णय में ही स्थापित कर दिया था कि राज्य शिक्षकों की योग्यता, सेवा शर्तों, शैक्षिक मानकों को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकता है, बशर्ते कि नियम अल्पसंख्यक संस्था के प्रशासनिक अधिकारी को पूरी तरह से छीन न ले। इसके पश्चात TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 में ऐतिहासिक 11 न्यायपीठ ने निर्णय में सुस्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक की परिभाषा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य के स्तर पर तय की जाएगी, क्योंकि भारत में राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ है और इसी आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रशासनिक स्वायत्तता, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रवेश प्रक्रिया में व्यापक स्वतंत्रता प्रदान की। इसके बाद इस्लामिक अकादमी ऑफ एजुकेशन 2003 PA इनामदार बना महाराष्ट्र 2005 के निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सहायता प्राप्त असहायक अनएडेड अल्पसंख्यक संस्थाओं पर अपनी आरक्षण नीति नहीं थोप सकता, क्योंकि ऐसा करने से अनुच्छेद 30 के मूल अधिकार का सीधा हनन होगा। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण समसामयिक कानूनी विकास शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 और संविधान के 93वें संशोधन अनुच्छेद 15(5) के संदर्भ में देखने को मिला, जिसमें निजी स्कूलों 25% गरीब और कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ 2012 में, प्रगति ट्रस्ट बनाम भारत संघ 2014 में ऐतिहासिक निर्णय में यह प्रतिपादित किया कि RTE अधिनियम के 25% आरक्षण का प्रावधान अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी अल्पसंख्यक पहचान और प्रशासनिक स्वायत्तता के सीधे तौर पर विपरीत अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित है। हाल के वर्षों में मॉडर्न डेंटल कॉलेज बनाम
मध्य प्रदेश 2016 में से निर्णय में स्थापित किया कि राज्य अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्वायत्ता को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना पेशेवर शिक्षा के मानकों और शुल्क निर्धारण प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उनके शैक्षिक उत्कर्ष सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचा तैयार कर सकता है। नवीनतम कानूनी परिदृश्य और समसामयिक न्यायिक दृष्टिकोण की बात करें तो हाल के सर्वोच्च न्यायालय ने अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम अन्य सुनवाई याचिकाओं के दौरान 2023 के संदर्भ में यह पुनः दृढ़ता से स्थापित किया कि किसी भी राज्य में अल्पसंख्यक की स्थिति का निर्धारण उस राज्य की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। न्यायालय ने बहुसंख्यक समुदायों के विशेष राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार किया, क्योंकि संविधान का उद्देश्य बहुसंख्यकवाद के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करना था। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को अल्पसंख्यक संस्थाओं में लागू करने के मुद्दे पर भी न्यायालय ने माना कि यदि ऐसा किया जाए तो संस्था का अल्पसंख्यक चरित्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यक संस्थाओं को सामाजिक न्याय के आरक्षण नियमों में छूट प्राप्त है। वर्तमान में समसामयिक बहस का विषय रहे समान नागरिक संहिता यूसीसी के संदर्भ में यह भी सर्वमान्य कानूनी स्थिति अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार किसी भी प्रकार से पूरी तरह सुरक्षित और अछूत रहेंगे। इन सभी प्रावधानों सीमाओं एवं के संदर्भ में न्यायिक व्याख्याओं का अंतिम सार यह है कि अनुच्छेद 30 को अलगाववादी नीति को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि यह समावेशी राष्ट्रवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण जहां अल्पसंख्यकों अपनी विशिष्टता को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे, ताकि वे राष्ट्र के मुख्य धारा के विकास में आत्मविश्वास के साथ भागीदार बन सके। राज्य का दायित्व है कि वह न तो अति हस्तक्षेप स्वायत्ता को कुचले और न ही पूर्ण अनियंत्रित होकर शैक्षिक मानकों से समझौता करे, बल्कि मध्यम मार्ग को अपनाते हुए एक ऐसा वातावरण तैयार करे जहाँ विविधता पनपे और राष्ट्र की एकता अक्षुण्ण बनी रहे। क्योंकि अंततः भारतीय संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने भिन्न भिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के समान संवैधानिक छतरी के नीचे सुरक्षित रखा। और अनुच्छेद 30 इस छतरी का सबसे मजबूत और चमकता हुआ स्तंभ है, जो निरंतर बदले सामाजिक परिदृश्य में भी अल्पसंख्यकों शैक्षिक और सांस्कृतिक पैरी बनकर खड़ा है। भविष्य में भी अनुच्छेद भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्थित पहचान को बनाए रखने में उसकी केंद्रीय और अविस्मरणीय भूमिका का निर्वहन करता रहेगा। धन्यवाद।